बिहार में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। अब इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार व अन्य के दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई का फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की उन याचिकाओं पर प्रश्नकारों के नोटिस जारी किया, जिसमें मामले से जुड़ी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि यह एक गंभीर मामला है, लेकिन इसकी विस्तार से सुनवाई 8 जुलाई को करेंगे। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर बुधवार को सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखी और उन्होंने कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया है। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैया हसनैन खान को दिल्ली तलब किया गया है। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हसनैन खान को मामले की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। पटना से पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस बात को कबूल किया है उसने पेपर लीक किया था। पेपर लीक के बदले छात्रों से 30 से लेकर 32 लाख रुपए लिए गए थे। बिहार ईओयू ने अभी तक नीट पेपर लीक मामले में 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों से भी पूछताछ की गई है। इस बीच पेपर लीक करवाने वाले अमित आनंद ने अपने कबूलनामे में कहा है कि वह पहले भी पेपर लीक करवाता रहा है। उसने कहा कि सिकंदर नाम के एक जूनियर इंजीनियर ने उसके साथ उसके पास के 4 अभ्यर्थी भेजे थे, जिन्होंने एग्जाम से एक रात पहले क्वेश्चन पेपर आंसर रटवाए गए हैं। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड अमित आनंद पुलिस गिरफ्तार में है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया है कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा वह कई और पेपर भी लीक करा चुके हैं। अमित आनंद ने ये भी बताया है कि एक क्वेश्चन पेपर के लिए 30 से 32 लाख रुपए में डील हुई थी। पुलिस को उसके घर से कुछ पेपर और आंसर शीट जली हुई हालात में मिली। अमित ने पूछताछ में कई और अहम जानकारियां दी हैं। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले में 5 मई से लेकर 18 जून तक क्या क्या हुआ है। इस मामले में अचानक मंत्री और तेजस्वी का नाम सामने आने से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इनका इस केस से क्या कनेक्शन है। दरअसल सिकंदर कुमार के लिए पथ निर्माण विभाग कमरा बुक कराया गया था। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के लिए पीए ने एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के लिए यह कमरा बुक कराया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिकंदर रांची की जेल में लालू यादव की सेवा किया करता था। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुरमा पाली गुरुवार को उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर निर्विरोध चुनी गई है। नायगार जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक पाली इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने पर कारण पाली को निर्विरोध चुन लिया गया है।
प्रोटेम स्पीकर आरपी स्वैन ने विधानसभा के वरिष्ठ सत्र में पार्टी के निर्वाचन की घोषणा की और उन्हें कार्यभार सौंपा है। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव, प्रभाती परिदा, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक और सदन के अन्य सदस्यों ने विधानसभा की नई अध्यक्ष को बधाई दी। सुरमा पार्टी पहली बार साल 2004 में बीजेपी के टिकट पर नयागढ़ जिले की रानपुर सीट से विधायक चुनी गई थी। वह 2004 से 2009 तक उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री का भी पद संभाल चुकी है। बीजेपी ने इस बार उड़ीसा विधानसभा में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाई है। पार्टी को 147 सीट में से 78 सीट पर जीत मिली है। बीजेडी के पास 51 विधायक है, कांग्रेस के पास 14, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 विधायक है, जबकि 3 विधायक निर्दलीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई है। सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों का समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष व युवाओं के अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह ही अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने उसकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। बोले कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। वहीं उपचार के लिए आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया, जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आश्वासन मिला। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का समय सीमा के अंदर निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का भी निर्देश दिया है। हरियाणा की राजनीति में एक समय ऐसा था जब लाल परिवार उनकी तूती बोलती थी। देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल राजनीति के लिए ये तीनों लाल अपने अपने समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इन तीनों लालों की राजनीति के बाद हरियाणा में मनोहर लाल के रूप में चौथे लाल आए और प्रदेश के करीब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। बसपा ने अब उन्हें केंद्र सरकार में ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री बना रखा है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के बुधवार को भाजपा में शामिल होने के साथ ही राज्य के इन तीनों लालों के परिवार अब मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा में सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की राजनीति में चौथे लाल के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। मनोहर लाल जब पहली बार करनाल से विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें राजनीतिक का नौसिखियों खिलाड़ी बताया था। समय के साथ साथ मनोहर लाल की राजनीति परिपक्व होती गई। उसी का नतीजा है कि राज्य के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का स्थान पा चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहते हुए मनोहर लाल ने सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं देवीलाल के परिवार को भाजपा में शामिल करने का काम किया है। देवीलाल के छोटे बेटे रणनीति चौटाला रानिया से निर्दलीय विधायक बने और मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में बिजली मंत्री का दर्जा प्राप्त किया है।
हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति चौटाला को रानिया विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब वे बसपा की सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। खास बात यह है कि देवीलाल के परपोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी बसपा के साथ गठबंधन करते हुए मनोहर लाल उसमें भी तोड़फोड़ करने में कामयाब रहे। हरियाणा की राजनीति में अब पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ही राजनीति के चाणक्य और पीएचडी माने जाने लगे हैं। पहले यह डिग्री पूर्व उप मुख्यमंत्री भजन लाल के पास हुआ करती थी। मनोहर लाल ने जिस तरह से देवीलाल, भजन लाल और भांसी लाल के परिवारों को बसपा में शामिल कर लिया है, उससे यह संदेश गया है कि प्रदेश की राजनीति के असली चाणक्य मनोहर लाल ही हैं। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बसपा में शामिल कराने के बाद मनोहर लाल ने कहा कि उनका शरीर भले ही कांग्रेस में रहा हो, लेकिन मन हमेशा बसपा में ही रहा है।